हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है पावर शेयरिंग सिविक्स में। शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर किस बारे में है पहले तो ये समझ लेते हैं। चैप्टर इसमें हमको समझाता है पावर शेयरिंग से का मतलब क्या है एक्चुअली में। ठीक है, क्यों क्यों इम्पॉर्टेंट है पावर शेयरिंग, जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के बीच, उनके बीच में क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, कैसे हेल्पफुल है। ठीक है क्या इसका रोल है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दे दी गई है। ठीक, कि भाई एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता है जिसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं या अपोजिंग ग्रुप्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं आपकी गवर्नमेंट में एक साथ। ठीक है, दो स्टोरीज़ हैं, बेल्जियम की स्टोरी है एक और श्रीलंका की है। उसके थ्रू आपको पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस को समझाने की कोशिश इस चैप्टर के थ्रू की गई है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम जो कि एक स्मॉल कंट्री है, अगर हम कंपेयर करें अपने यहाँ इंडिया से तो जो हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटी है एरिया में। बॉर्डर इसका लगता है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ। ठीक है, एथनिक कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो 59% जो लोग हैं भैया वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 1% सिर्फ जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। तो अगर हम एथनिक कॉम्पोजिशन के बेसिस पे देख रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डच बेल्जियम में मेजॉरिटी में है। ठीक है, अब अगर इसकी कैपिटल में आ जाते हैं ब्रसल्स में। ब्रसल्स में अगर बात करें तो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो मेजॉरिटी में है वो फ्रेंच हैं। ठीक, यानी कैपिटल में फ्रेंच मेजॉरिटी में है और ब्रसल्स में डच मेजॉरिटी में है। ठीक, माइनॉरिटी जो फ्रेंच, अब इशू क्या है यहाँ पे ये समझते हैं। ठीक, माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो भले ही माइनॉरिटी में है बट ये रिच और पावरफुल हैं और इसको अपोज़ किया जाता है, मतलब डिसलाइक किया जाता है डच जो लोग हैं उनके द्वारा। ठीक है, क्योंकि उनको जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है और एजुकेशन का जो बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो बाद में मिलता है। ठीक, इसी की वजह से इन दोनों कम्युनिटीज़ जो डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं, ठीक, इन दोनों के बीच में टेंशन है। ठीक है, वहाँ पे अब आते हैं कि इस टेंशन को कैसे रिजॉल्व किया गया, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया। ठीक है, देखते हैं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, इसमें हमको यही बताया गया। ठीक, तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे, ठीक, उन्होंने वहाँ के जो भी रीजनल डिफरेंसेस थे या जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी उसको समझा और 1970 से लेके 1993 के बीच में 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने चेंजेस किए। ठीक है, और ये एक्चुअली में चाहते थे कि मतलब कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट लाया जाए, ठीक है, जिससे जो हर एक लोग हैं, मतलब चाहे वो डिफरेंट, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो डच हो, चाहे जर्मन हो, कोई भी हो, वो सभी साथ में रह सकें सेम कंट्री में। ठीक है, तो बेल्जियम का जो मॉडल था पावर शेयरिंग का, ठीक, वो बिल्कुल अलग था दूसरी कंट्रीज़ से और बहुत ही इनोवेटिव था, नया था। ठीक है, तो बात करते हैं बेल्जियम मॉडल के कुछ पॉइंट्स के, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो सबसे पहले इसमें जो है बात की गई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें नंबर ऑफ़ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। जाहिर सी बात है कि ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबॉर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की कई पावर्स जो हैं दे दी गई किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे वो इंडिपेंडेंट वे में काम कर सके। ब्रसल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट की बात की गई जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो यहाँ पे भी इशू ख़त्म हो गया। थर्ड टीयर एक ऐड किया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट के फॉर्म में, जिसको इलेक्ट किया जाएगा सिर्फ 1 लैंग्वेज कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। ठीक है, 1 लैंग्वेज कम्युनिटी के जो लोग हैं, मतलब एक ही भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो इलेक्ट करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया कि जो उनके मतलब जो भी उनके कल्चरल या एजुकेशनल या लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनसे डील करने के लिए इस तरह की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, थर्ड ईयर है, इसको बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस मॉडल के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि मतलब जो भी इश्यूज़ रहे होंगे वो सब रिजॉल्व हो गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं श्रीलंका की कहानी पे। श्रीलंका में आपके 2 मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, एक सिन्हाला स्पीकर जो कि 74% है, तमिल स्पीकर जो कि 18% है। तमिल में फर्दर 2 सब ग्रुप्स हैं, श्रीलंकन तमिल हैं और इंडियन तमिल है। श्रीलंकन तमिल, ठीक, जो हैं 13% और इंडियन तमिल जो मतलब उनको कहा गया है जिनके जो 4 फादर्स इंडिया से जाके वहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे इंडियन तमिल्स कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा 7% क्रिश्चियन जो जिसमें तमिल भी हैं कुछ और कुछ सिन्हाला हैं। ठीक है,
ज़्यादातर जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं, मतलब बुद्धिज़्म वहाँ का मेन रिलीजन हो गया मेजॉरिटी का, क्योंकि मेजॉरिटी में सिन्हालास हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या होता है कि मतलब यहाँ पे बेल्जियम जैसा हाल नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे श्रीलंका को जो इंडिपेंडेंस मिलती है वो 1948 में मिलती है, और जो सिन्हालाज हैं, सिन्हाला कम्युनिटी होती है, उसकी गवर्नमेंट बनती है। ठीक, तो जो सिन्हाला गवर्नमेंट होती है वो अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटेरियन जो पॉलिसी है वो श्रीलंका में फॉलो करी जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमें बात बताएगी, श्रीलंका में सिन्हाला ने अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की तमिल के ऊपर, और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसमें सिन्हालास थे, एक्चुअली में सिन्हालास, ठीक है, उन्होंने ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए जिससे उनकी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो। ठीक है, तो क्या मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले 1956 में ये एक एक्ट लेके आते हैं जिससे सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है वहाँ पे। दूसरा, गवर्नमेंट जो है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ फॉलो करती है, मतलब अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को हर जगह प्रेफरेंस देती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशंस हों, गवर्नमेंट जॉब्स हों, हर जगह। ठीक है, तीसरी बात, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जो बुद्धिज़्म उनका जो मेन रिलीजन था सिन्हालास का, उसी को प्रोटेक्ट करता है, फोस्टर करता है, प्रमोट करता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब हम किसी एक कम्युनिटी को ही सपोर्ट करेंगे, उसी के लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ लेके आएंगे, तो दूसरी कम्युनिटी क्या होगी, उससे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो देखते हैं अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक, फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज्ड अमंग द श्रीलंकन तमिल्स एंड दे फेल्ट दैट नन ऑफ द, मतलब एक जो अलगाव की जो भावना होती है ना, वो श्रीलंकन तमिल्स में बढ़ जाती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक, कोई भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स इनको लीड कर रहे हैं, ठीक है, लीडर्स हैं जिनके, वो उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को लेकर के सेंसिटिव नहीं है। ठीक, गवर्नमेंट उन्हें कभी भी इक्वल राइट नहीं देगी और हमेशा उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। इसी वजह से श्रीलंकन तमिल्स क्या करते हैं, वो अपनी खुद की पार्टीज़ लॉन्च करते हैं और स्ट्रगल करते हैं अपने लिए। ठीक है, दे वांटेड, वो चाहते थे कि मतलब तमिल को भी भाई ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया जाए, और साथ ही साथ वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहते थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट अपने लिए तमिल एलम के नाम से इसकी मांग शुरू कर दी। ठीक है, और इस तरह से दोनों जो कम्युनिटीज़ थी इनके बीच में जो डिसट्रस्ट था वो बढ़ता गया, और धीरे धीरे ये बदल गया एक सिविल वॉर में। ठीक है, फिर बात करते हैं लेबनान की। ठीक है, लेबनान की बात करें तो लेबनान में भी कुछ इशू ऐसा था कि वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे, और स्पेशली अगर हम यहाँ पे केस कंसिडर किया कि लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, ठीक है, वहाँ का, तो यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, साथ में तो रह रहे थे, आपस में मिलते जुलते भी थे। ठीक है, बट उसके बावजूद भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और इस हद तक ये डिफरेंसेस चले जाते हैं कि फाइनली एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन वहाँ पे भी क्रिएट हो जाती है। ठीक, जिसकी वजह से मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं दे वर आइदर किल्ड, या तो वो मर जाते हैं, या तो उनका लाइवलीहुड, मतलब कोई भी कमाई का ज़रिया उनके पास नहीं रह जाता है, घर चले जाते हैं उनके, होमलेस हो जाते हैं वो। ठीक है, तो एट द एंड जब सिविल वॉर ख़त्म होता है तो वहाँ के जो लीडर्स हैं, ठीक है, वो साथ में आते हैं और कुछ बेसिक रूल्स जो एक पावर शेयरिंग मॉडल के ऊपर अग्री करते हैं कि किस तरह से जो इशू है वहाँ पे, जो इन दोनों मतलब जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, ख़त्म किया जाए। इसको लेकर के एक पावर शेयरिंग मॉडल वहाँ पर भी बनाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं वहाँ का लेबनान का पावर मॉडल जो है पावर शेयरिंग का वो क्या है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट एक मेनोराइट सेक्ट होता है कैथोलिक क्रिश्चियन का, ठीक है, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम होगा, डेप्यूटी पीएम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा, ठीक है, और स्पीकर जो होगा वो शिया मुस्लिम होगा। तो इस तरह से हर एक जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ लेबनान में थी, ठीक है, उनको गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि जब सबको बराबर का एक रिकग्निशन मिलेगा सारी कम्युनिटीज़ को,
तो जो उनके बीच में जो इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। और इसी पैक्ट की वजह से ये जो मॉडल बना पावर शेयरिंग का यहाँ पे, इसकी वजह से जो क्रिश्चियंस थे पहले वो मतलब दे वांटेड टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन, वो फ्रेंच से हेल्प मांग रहे थे फ्रेंच लोगों से, तो अब उन्होंने अग्री किया इस बात पे कि वो फ्रेंच की हेल्प नहीं लेंगे। मुस्लिम्स ने अग्री किया कि वो सीरिया के साथ यूनिफाई नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से लेबनान का जो इशू था वो रिजॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं, अगला सवाल हमारे पास है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ठीक। तो इसके लिए दो रीज़न्स बताए जाते हैं, एक आपका प्रूडेंशियल रीज़न होता है और एक होता है मॉरल रीज़न, ठीक है। प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण कोई चीज़ कितनी है, ठीक है। तो प्रूडेंशियल रीज़न की बात करी जाए तो ये कहता है कि पावर शेयरिंग जो है वो हमेशा बेटर आउटकम्स उसके होते हैं, ठीक, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमेशा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सबके साथ पावर शेयरिंग की जाएगी या सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट में, तो जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में जो चांसेस हैं कॉन्फ्लिक्ट के वो कम हो जाते हैं, ठीक। और ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो इंश्योर करता है ये, ठीक है, पावर शेयरिंग। दूसरा मॉरल रीज़न की बात की जाए तो मॉरल रीज़न में क्या बताया गया कि पावर शेयरिंग जो है इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक। मतलब एक तरह से ये क्या है, आत्मा है डेमोक्रेसी की, ठीक। डेमोक्रेटिक रूल में पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड, ठीक, एंड शुड बी गिवन इक्वल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, ये आपका मॉरल रीज़न जो है कहता है, ठीक है। मतलब लोगों का अधिकार है कि भाई कोई अगर उनसे रिलेटेड इशू है, कोई मैटर है, तो उसके ऊपर उनका भी कंसल्टेशन लिया जाना चाहिए, है ना। और गवर्नमेंट का एक लोगों का जो है एक इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी। तो 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट पहला पॉइंट सीधा सीधा है कि पावर डेमोक्रेसी में पावर कभी भी एक आदमी के हाथ में, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए, है ना, तभी तो डेमोक्रेसी होगी भाई, ठीक है। दूसरी बात, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, बिकॉज क्योंकि हम ही लोग तो भाई वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो सरकार बनाते हैं, तो अल्टीमेट सोर्स तो आप ही हुए, लोग ही हुए, जनता हुई, ठीक है। तीसरी बात, ड्यू रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू डाइवर्स पीपल, जो भी डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनको सभी को क्या करना चाहिए, बराबर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, ठीक। तभी जो है एक जो रूल है वो डेमोक्रेटिक रूल कहला सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में सबसे पहले हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक। तो जब पावर शेयर की जाती है डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इनके बीच में जब पावर की शेयरिंग होती है, ठीक, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको सेम लेवल पे ये जो अरेंजमेंट है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को सेम लेवल पे प्लेस करता है, ठीक है। एक और चीज़ इसकी जो अच्छाई है कि यहाँ पे ये भी होता है कि मतलब ये जो सेपरेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, ये भी इंश्योर करता है कि नन ऑफ द ऑर्गन, इनमें से कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस सिस्टम को, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, इसको हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गन जो है वो दूसरे को के ऊपर एक चेक रखता है, कंट्रोल रखता है, इसीलिए इसको हम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जब पावर शेयर की जाती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट से मतलब हुआ सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल जैसे हो गया, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयरिंग की जाती है इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ज़्यादा पावरफुल रहती है और इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सोशल ग्रुप्स, ठीक है। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की जब बात की जाती है तो जैसे जब पावर शेयर डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं या जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, इस तरह की पावर शेयरिंग को हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग कह सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, जैसे जो सोशली जो वीकर सेक्शन है या महिलाएं हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन देना लेजिस्लेचर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक, ये भी एक वे हो सकता है इस तरह की पावर शेयरिंग का। या जो सिस्टम ऑफ एक रिज़र्व जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का सिस्टम है हमारे यहाँ, ठीक, असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट में एक रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, ये भी एक वे ऑफ पावर शेयरिंग हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयरिंग का, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जब क्या होता है, मतलब जनरल इलेक्शन में किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो दो या दो से ज़्यादा पार्टी साथ में आके गवर्नमेंट बनाती हैं। तो इस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं, और जिसे हिंदी में आप गठबंधन की सरकार कहते हो। ठीक है, फिर आते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, अब उससे भी पहले जानना ज़रूरी है कि प्रेशर ग्रुप होते क्या हैं। तो प्रेशर ग्रुप एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, ठीक है, जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है या कंट्रोल करता है गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है उसको, या पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के उनको। ठीक, एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं कि जैसे कई बिजनेस ग्रुप्स हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, तो ये दे हैव अ शेयर इन द गवर्नमेंट पावर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। क्या होता है कि मतलब डायरेक्ट वे में तो जाहिर सी बात है सरकार का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, पर हाँ अगर कोई इशू होता है, कहीं कोई प्रोटेस्ट होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कमेटी वगैरह बनाती है, उसमें इन लोग को मेंबर बना लेती है। ठीक है, और इस तरह से ये गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है, और आपको इस चैनल पे एक एक करके सारे ही जो चैप्टर्स हैं आपके पूरे एसएसटी के वो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, और जो आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, सो दैट और ज़्यादा चैप्टर्स आपके लिए लाए जा सकें। थैंक यू।